जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग डेली 2 दिन से लाइव आ रहे थे, लेकिन लाइव में कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा था नेटवर्क का। जहां पर अभी हम लोग हैं यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। इसके लिए थोड़ा सा लाइव का जो है कि अभी थोड़ा सा वाईफाई वगैरह जो है कि लगवाएंगे, उसके बाद जो है कि रेगुलर हो जाएगा। तो आप लोग को बता दे कि अभी रेगुलर लाइव नहीं आ पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। आप लोग को यह वीडियो जो है कि 2 भाग में बांट के मिलेगा। एक कुछ साइंस का मिलेगा और आधा जो मिलेगा आपका वो जीके और करंट का मिलेगा। तो 2 वीडियो अपलोड करेंगे और एक क्लास का जो एक टॉपिक रहेगा वो करेंगे। तो आपको लोग को एक वीडियो सुबह मिल जाएगा, एक वीडियो रात में मिल जाएगा और एक कल शाम में मिल जाएगा। तो 3 वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग आराम से जो है कि अपना रिवीजन कर सकते हैं और कुछ दिन के बाद, ज्यादा नहीं, कुछ दिन के बाद जो है कि रेगुलर जो है कि लाइव आना शुरू हो जाएंगे। और कुछ जो है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जो है कि कमेंट में कमेंट कीजिएगा या कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस का। तो साइंस में पहले आप लोग बताइएगा कि टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? सैमुअल मोर्स। किसने किया था? सैमुअल मोर्स। याद रखिएगा कि टेलीग्राफ का खोज जो किया है सैमुअल मोर्स ने, और याद रखिएगा टेलीविजन का खोज किया है जे.एल. बेयर्ड ने। टेलीविजन का खोज किया है जे.एल. बेयर्ड ने, टेलीग्राफ का खोज किया है सैमुअल मोर्स ने। ये चीज याद रखना है 2 गो। अगला क्वेश्चन बताना है, लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज जो होती है वह किसके कारण? उच्च आयाम के कारण। किसके कारण? उच्च आयाम के कारण। और याद रखिएगा लाउड स्पीकर के जो आविष्कारक है वह है हॉरेन शॉर्ट। हॉरेन शॉर्ट याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि लाउड स्पीकर जो है कि वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि लाउड स्पीकर जो बोलते हैं तो उसमें से विद्युत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विद्युत दे रहे हैं। और उसमें जो है कि हम लोग को ध्वनि प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? ध्वनि। यानी विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तन कर रहा है? ध्वनि ऊर्जा में। कौन सा यंत्र? लाउड स्पीकर। कौन सा यंत्र? लाउड स्पीकर। और याद रखिएगा कि मानव को सुनने के लिए जो है कि अधिकतम उच्च सीमा 95 डेसिबल है। कितना डेसिबल? 95 डेसिबल तक ही मनुष्य सुन सकता है। अगर उससे ज्यादा सुन रहा है, अगर लगातार 95 डेसिबल से ज्यादा सुनने लगिएगा तो आपकी कान जो है कि खराब हो सकती है। और याद रखिएगा कि WHO के अनुसार 45 डेसिबल है। कितना है? 45। WHO के अनुसार कहा जाता है कि 45 डेसिबल मनुष्य के लिए एकदम पूरा सुग्राहिता है, यानी एकदम कंफर्टेबल है। उससे ज्यादा मत सुनिए तो आपका कान अधिकतम दिनों तक जो है कि अब आसानी से काम करता रहेगा। और भारत सरकार के द्वारा जो है कि 55 से 60 डेसिबल है। 55 से 60 डेसिबल भारत सरकार। और WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो कि पूरे विश्व पे स्वास्थ्य लेवल पे काम करती है, जिसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस एधानोम। और प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आईसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर की एक शब्दावली है आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसका आविष्कार किया था जे.एस. किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी का आविष्कार किया था जे.एस. किल्वी ने। और आईसी चिप्स पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। किसकी परत? सिलिकॉन। और सिलिकॉन एक प्रकार के अर्धचालक तत्व है। कैसा तत्व है? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। कैसा है? सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाला मात्रक क्या है? सीटन संख्या। देखिएगा 2 क्वेश्चन आता है। एक आता है डीजल की गुणवत्ता बताने वाले संख्या क्या करते हैं, एक आता है पेट्रोल की गुणवत्ता को बताने वाला। तो याद रखिएगा कि डीजल का होता है सीटन, डीजल का सीटन, और पेट्रोल का ऑक्टेन, पेट्रोल का ऑक्टेन, और डीजल का सीटन। और डीजल, पेट्रोल या विभिन्न प्रकार के जो तेल पाए जाते हैं वो अपसादी चट्टान से निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं? अपसादी चट्टान भी बहुत प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा ग्रेनाइट चट्टान होता है, उसके बाद आग्नेय चट्टान होता है, अपसादी चट्टान होता है, कयांतरी चट्टान होता है। तो बहुत प्रकार के चट्टान में से जितना भी आपका तेल वगैरह निकाला जाता है, कोयला वगैरह निकाला जाता है, यानी खाद्यान्न जो अंदर से निकालते हैं, जो जिससे कि हमको लोग को ऊर्जा मिलता है, तो याद रखिएगा वह अपसादी चट्टान में होता है। और अपसादी चट्टान में से जिसे नहीं बोलते कि कोयला वगैरह निकाल रहे हैं, यानी कोयला में कार्बन बहुत अधिक होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी जैविक, यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी या जीव वगैरह के मरने से जो है कि कोयला बनता है, यानी कार्बन बनता है अंदर में बहुत दिन से सड़ने के बाद।
तो याद रखिएगा कि यानी कि जैविक की मात्रा या जैव की प्रक्रिया जो होती है अपसादी चट्टान में, किसमें होती है? अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टान को कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है सेडिमेंट्री। क्या लिखता है? सेडिमेंट्री। और याद रखिएगा कि जब अंदर में बहुत सब प्राणी दब के या पेड़ पौधा जंतु वगैरह सब दब के जब एक परत दर परत उस पर दबता है तभी जो है कि वह गलता है। गल के जो है कि हम लोग को पेट्रोल या फिर आपका केरोसिन तेल या डीजल वगैरह का उत्पादन का होता है। तो इसका मतलब वह परत दर परत दब रहा है, नहीं दब रहा है, अर्थात अपसादी चट्टान को परतदार चट्टान के रूप में भी जानते हैं, जिससे हम लोग को जैविक पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जिससे कि हम लोग पेट्रोल डीजल और पेट्रोल की संख्या को ऑक्टेन में और डीजल की संख्या को सीटेन में, ये याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि माइक्रोमीटर का न्यूनतम माप हो सकता है कितना? 0.001 mm, 0.001 mm, जिसे हम लोग कहते हैं एक माइक्रोन। क्या कहते हैं? एक माइक्रोन। एक माइक्रोन का मान होता है 0.001 mm। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा रेडिएटर में पानी का प्रभाव किस रूप में होता है? तो यह होता है ऊपर से नीचे। रेडिएटर जो होता है वह जो डीजल इंजन होता है उसमें पानी डालते हैं रेडिएटर में और उसे इंजन ठंडा होता है। इसे इंजन क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा। और इंजन ठंडा जो होता है उसमें जो पानी जो देते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और याद रखिएगा कि डीजल इंजन का जो खोज किया हुआ किया रुडोल्फ डीजल। किसने किया है? रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन का खोज किया है रुडोल्फ डीजल। और एसी मोटर का खोज किया है निकोला टेस्ला। किसने किया है? निकोला टेस्ला। एसी मोटर जो होता है वह उसका खोज किया है किसने? निकोला टेस्ला ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति। याद रखिएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति बराबर होता है W/T। W/T। और जहां पर दर लगता है वहां समय से भाग पड़ता है। जहां दर लगता है परिभाषा में वहां समय से भाग पड़ता है। अगला कुछ और कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल। और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कार्य करते समय मानव द्वारा इसके शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और एक होता है गतिज ऊर्जा। याद रखिएगा कि गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का व्यंजक या सूत्र होता है 12 mv²। 12 mv² गतिज ऊर्जा का। और होता है स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए मेगर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? उच्च प्रतिरोध। मेगर का प्रयोग जो होता है उसे उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। और आप लोग को पता होगा कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा ठोस की शुद्धता का निर्धारण किस बिंदु से होता है? गलनांक बिंदु। ठोस की शुद्धता का मापन जो होता है निर्धारण होता है गलनांक बिंदु से। किससे होता है? गलनांक बिंदु से। और अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि जल का जो आयतन होता है वह जमने पे क्या होता है? जमने पे बढ़ता है। जमने पे बढ़ जाता है। यानी जल मान लीजिए 1 गिलास है, जब उसको फ्रिज में रखिएगा जमेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जब प्लास्टिक का पाइप वगैरह यूज करते होंगे सिंचाई के लिए या जिससे भी, तो वो देखते होंगे ठंडा के दिन में जो है कि उसमें पानी जम जाता है तो पूरा पाइप एकदम टाइट होने लगता है। अब तो बोलते हैं उसको कि ज्यादा उसको जो है कि ऐसे मतलब उसको ज्यादा नहीं मतलब वो यूज करना चाहिए, इधर से उधर मतलब उठा के नहीं करना चाहिए उसके साथ जो है कि जबरदस्ती। अगर जबरदस्ती करते हैं तो आपका पाइप क्रैक हो सकता है। आपका पाइप क्रैक हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं मान लीजिए इतना मोटा पाइप ऐसे पानी जा रहा है और पानी जाते जाते ठंडा में जब वो जम जाता है, जब पानी बंद रहता है तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ गया। पानी का आयतन बढ़ गया। जब पानी का आयतन बढ़ गया तो वो और जगह खोजने लगेगा। जब और जगह खोजने लगेगा तो इसका मतलब पाइप पे अटैक होने लगेगा। जब पाइप पे अटैक होने लगेगा तो आप उसके साथ जबरदस्ती करिएगा आपका पाइप क्रैक हो सकता है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि पानी जो है कि जमने पे उसका आयतन बढ़ता है। पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सूर्य में नाभ के ईंधन के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। किसका प्रयोग? हाइड्रोजन। अब सूर्य का बात आता है, याद रखिएगा सूर्य जो बना है यह दो तत्व से मिलकर बना है। एक है आपका हाइड्रोजन, एक है आपका हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। यही परमाणु संख्या 1 और 2 जो है, यही दोनों मिलकर सूर्य का निर्माण किया है। और उसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है 71% है। सूर्य में हाइड्रोजन का संख्या 71% और सूर्य में हीलियम 26.5% अर्थात 27% ले सकते हैं अप्रोक्स में। तो याद रखिएगा सूर्य का निर्माण कितना तत्व से? दो तत्व में पहला तत्व हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हम काहे बोल रहे हैं? क्योंकि पहले नाम लेना है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे अधिक है और सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन है। और सूर्य में हाइड्रोजन सबसे अधिक होने के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में भी हाइड्रोजन सबसे अधिक है। सूर्य पूरे ब्रह्मांड में पूछेगा हाइड्रोजन सबसे अधिक है और सूर्य में भी हाइड्रोजन सबसे अधिक है। तो कितना परसेंट भाई? 71%। और जो है कि हीलियम कितना परसेंट? 26.5 या 27%। एक व्यक्ति था, यह एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हैंस बेंथ। हैंस बेंथ नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य में नाभ की संलयन होता है और हाइड्रोजन और हीलियम नाभिक मिलकर जो है कि आपका इसमें संलयन या ऊर्जा का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है या प्रकाश की प्राप्ति होती है कौन अभिक्रिया? तो नाभ के संलयन। किसके द्वारा? नाभ के संलयन जो होता है, दोनों जो रिएक्शन करता है मिलकर, दोनों संलयन का मतलब होता है मिलना, विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो यानी कि संलयन जो हो रहा है कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? हैंस बेंथ। हैंस बेंथ, हैंस बेंथ। ये याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और आप लोग को पता है कि हमारे सौरमंडल में एक सूर्य होता है और 8 जो है कि उपग्रह हैं, ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थात सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। और याद रखिएगा कि सूर्य जो आपका सूर्यास्त होते समय और जो है कि आपका सूर्योदय होते समय जो लालिमा दिखाई पड़ता है वह प्रकाश के प्रकिरणन पर, वह प्रकाश के प्रकिरणन पर, याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष जो सूर्य दिवस मनाते हैं, प्रतिवर्ष जो सूर्य दिवस मनाते हैं वह मनाते हैं, याद रखिएगा 3 जून को। कब मनाते हैं? 3 जून को। अगला क्वेश्चन, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड या 1.28 भी कहीं कहीं आता है। 28 को यानी 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, होलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? कोपरनिकस। होलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब ये देखिए नाम भारी है, लेकिन दिमाग में जब बात फिट करवा देंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगा, आप किसी को बता सकते हैं। तो समझिएगा होलियोसेंट्रिक। होलियोसेंट्रिक का हिंदी होता है सूर्य केंद्र सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सूर्य केंद्र। यानी नाम से ही पकड़िए, सूर्य केंद्र। यानी कि आपको अभी तुरंत हम बताए हैं कि सौरमंडल के जो केंद्र में यानी बीच में जो स्थित है वह सूर्य स्थित है। कौन स्थित है? सूर्य। और चारों साइड उसके ग्रह जो है कि चक्कर लगाते हैं। तो यानी सूर्य केंद्र सिद्धांत, यानी कि यह एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है कि केंद्र में स्थित है और अन्य ग्रह जो है कि उसके चक्कर लगाते हैं। तो इसे बोला गया सूर्य केंद्र सिद्धांत। यह हुआ कि नहीं हुआ सूर्य केंद्र सिद्धांत? और यह देने वाले व्यक्ति थे कोपरनिकस। कौन थे? कोपरनिकस। और याद रखिएगा कोपरनिकस का संबंध पोलैंड से था। कहां से था? पोलैंड से। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है कि कोपरनिकस का संबंध किस देश से है? तो पोलैंड से। और याद रखिएगा जब पोलैंड आया तो बच्चा को माइंड में आएगा कि जो है कि एक और व्यक्ति थे केपलर। कौन थे? केपलर, जो कि ग्रहों के गति का नियम दिया है। केपलर ने ग्रहों का गति का नियम दिया है। और केपलर का संबंध जर्मनी से। केपलर का संबंध जर्मनी से। दोनों याद रहना बेहद जरूरी है। याद रखिएगा, पहला बताए हैं सूर्य केंद्र सिद्धांत और सूर्य केंद्र में स्थित है यह बताने वाला पहला व्यक्ति कोपरनिकस था। इसीलिए इन्होंने इसके सिद्धांत को सूर्य केंद्र सिद्धांत कहा गया। और सूर्य केंद्र सिद्धांत का इंग्लिश में दे देता है होलियोसेंट्रिक। क्या दे देता है? होलियोसेंट्रिक। यानी होलियोसेंट्रिक कहे या सूर्य सिद्धांत कहे तो याद रखिएगा कि कोपरनिकस, जिसका संबंध पोलैंड से था। याद हो गया यहां तक? अगला क्वेश्चन
एक और बता देते हैं, एक हो गया सूर्य केंद्र सिद्धांत, एक होता है भूकेंद्र सिद्धांत, ये भी बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सूर्य केंद्र सिद्धांत हो गया कोपरनिकस, एक होता है भूकेंद्र सिद्धांत। भूकेंद्र सिद्धांत, जिस भूकेंद्र सिद्धांत दिया है टोल्मी ने, किसने दिया है? टोल्मी ने भूकेंद्र सिद्धांत दिया है टोल्मी ने। और याद रखिएगा भूकेंद्र का मतलब होता है वो भूमि को यानी पृथ्वी को केंद्र माना था। किसको केंद्र माना था? देखिएगा ध्यान से समझिएगा। सूर्य केंद्र सिद्धांत पूछे कोपरनिकस, सूर्य केंद्र सिद्धांत पूछे कोपरनिकस, भूकेंद्र सिद्धांत पूछे टोल्मी, भूकेंद्र सिद्धांत पूछे टोल्मी। अब आपको जुगाड़ देते हैं, कोई याद कैसे रहेगा दोनों में। तो इसके लिए जो है कि देखिए आप याद कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा। तो याद रखिएगा, आप लोग भुट्टा खाते होंगे। क्या खाते होंगे? भुट्टा। आप लोग मक्का का जो है कि जब वो पकता नहीं है तो उससे पहले जो थोड़ा कच्चा रहता है उसको पका के हम लोग खाते हैं भुट्टा, खाते हैं भुट्टा। तो याद रखिएगा भुट्टा, उसको जो हिंदी में लिखते हैं भौ दुर्घु का टो आ क्या, भुट्टा। क्या लिखते हैं? भू का टो आ क्या, भुट्टा। यानी भू से भूकेंद्र, टा से मार देना है टोल्मी। क्या मार देना है? टोल्मी। यानी जनरली आप लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं भुट्टा का। तो उसी से मेरा एक क्वेश्चन बन जा रहा है, तो उससे क्या दिक्कत है? यानी भुट्टा, भूकेंद्र, टा, टोल्मी, भूकेंद्र, टा, टोल्मी। समझ में आ गया? अब उधर से याद रखेगा सूका। क्या याद रखेगा? सूका। यानी सुकेंद्र का से कोपरनिकस, सुकेंद्र कोपरनिकस, सूर्य केंद्र कोपरनिकस। समझ में आया? ये दोनों याद रखिएगा और लिख लीजिएगा कहीं पर कॉपी में, छोटा सा अक्षर, उसको बार बार देखिएगा, पक्का याद हो जाएगा आपको। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का खोज किसने किया है? तो सौरमंडल का खोज किया कोपरनिकस ने। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने 1540 में किया है। कब किया है? 1540। वही ग्रहों का जो गति का नियम दिया है केपलर ने, जिसका घर हम जर्मनी बताए, इन्होंने पक्का पक्की 1600 में, इन्होंने 1600 में ग्रहों का गति का नियम दिया। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8, और 8 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या? चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। अब उसे जो है कि भोर का तारा के रूप में भी जानते हैं, उसे पृथ्वी का जो है कि बहन के रूप में भी जानते हैं, जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं, याद रखना है। और शुक्र और बुध का, शुक्र और इसका बुध का एक भी उपग्रह नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना मिलियन किलोमीटर है? 149.8, 149.8। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष जब कहते हैं यहां से यहां तक की दूरी को, अर्थात हम बोल सकते हैं कि दूरी का मतलब प्रकाश वर्ष भी होता है, दूरी का मतलब प्रकाश वर्ष भी होता है, जिसे हम लाइट ईयर के रूप में भी जानते हैं। और याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 149.8 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है ओरिजिनल एग्जाम का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। दूध से दही बनना रासायनिक। अब आपको बताते हैं, बार बार कंफ्यूजन आता होगा, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। तो इसमें भी कुछ जुगाड़ पानी लीजिए, आपको याद रहेगा लंबा दूरी तक। तो देखिएगा, भौतिक एक होता है रासायनिक, यानी भौतिक परिवर्तन हम उस परिवर्तन को कहते हैं कि जब कोई घटना घटित हो गया या वो रिएक्शन हो गया तो वह दोबारा उस तरह में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, जैसे जैसे ये पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, पानी से हम बर्फ बना लिया, दिया भौतिक हुआ। लेकिन दोबारा अगर वो जो चीज बना, अगर दोबारा फिर पुनः जो जिससे बना है उसी में अगर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि पानी से बर्फ बना, अगर बर्फ से पुनः पानी बन जा रहा है तो यह भौतिक को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्योंकि हम देख रहे हैं पानी को जमा देते हैं बर्फ बन गया, और बर्फ को जब पिघला देंगे पुनः पानी में आ गया। इसका मतलब वैसा परिवर्तन जो जब परिवर्तन होने के बाद पुनः वापिस उसी में आ जाए, उसी अवस्था में आ जाए, तो उसे हम लोग कौन सा परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। एक और उदाहरण हम लोग समझे, इसमें मजा नहीं आएगा, एक और उदाहरण समझते हैं। एक और उदाहरण में हम जैसे हम लेते हैं, एक पेड़ को लेते हैं। किसको लेते हैं? पेड़ को। एक पेड़ को, जैसे आप लोग साग काटते होंगे, साग जो खाते हैं जिसमें कि आपका ये कहा जाता है कि इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है, लाल साग खाना चाहिए आदमी को, उसमें विटामिन ए की अधिकता होती है, जैसे पालक साग वगैरह है। तो जैसे पालक साग को हम काटते हैं या साग को काटते हैं तो देखते हैं कि 2, 4, 5 दिन में पुनः फिर उसी अवस्था में आ जाता है। यानी कि हम काटे, उसको काटने के बाद
5 दिन में फिर उतने बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है कि पुनः उसी अवस्था में आ गया। इसका मतलब है कि हम काट के हटा दिए, हटाने के बाद फिर वो बढ़ गया उतना। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन? भौतिक। कैसा परिवर्तन? भौतिक। भौतिक। समझ में आया? एक और लेते हैं, जैसे मोमबत्ती का जो है कि पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। आप लोग मोमबत्ती यूज करते हैं, मोमबत्ती जब पिघलता है, पिघल के नीचे फिर इतना वो जमा हो जाता है, ऐसे करके होता है जमा धरती पे, ये नीचे जहां भी रखते होंगे आप लोग को। इसका मतलब है कि वह मोम को हम जलाए, मोम को जला के पुनः हमको मोम में प्राप्त हो गया, इसका मतलब पुनः उसी अवस्था में चल गया। इसका मतलब वो कैसा परिवर्तन? अब आपको रासायनिक परिवर्तन लेते हैं, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। यानी जब हम पहला अवस्था में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसी में रह जाएगा, दोबारा हम उसको पहला अवस्था में कन्वर्ट नहीं ला सकते हैं। जैसे सबसे बेस्ट इसका है उदाहरण, दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना। अब बताइए, दूध को हम जमा दिए और जमाने के बाद वो दही बन गया, और दही बनने के बाद क्या उसे हम दूध में ला सकते हैं? नहीं। तो ये कैसा परिवर्तन? रासायनिक। कैसा परिवर्तन? रासायनिक। समझाने योग्य बने किसी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है कौन? घनत्व। कौन होता है? घनत्व। कौन होता है? घनत्व। अब बात आया घनत्व का, तो याद रखिए कि अपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है, अपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है वह होता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक हाइड्रोमीटर। और अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर। देखिएगा, अपेक्षिक घनत्व बोलेंगे तो घनत्व यानी घ लगाएंगे तो उसके साथ डॉ को लेके आएंगे, यानी हाइड्रो। हाइड्रो यानी कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, उसी को वही वाला डो लेना है। यानी अपेक्षिक घनत्व को लेंगे हाइड्रोमीटर, और अपेक्षिक आर्द्रता लेंगे तो टाइप कर लेंगे तो वहां हाइग्रो लेंगे, हाइग्रो गो लेंगे। यानी अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, और जो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं उसको बैरोमीटर में, किसको मापते हैं? बैरोमीटर। और अपेक्षिक घनत्व को जो बैरोमीटर, सॉरी ये वायुमंडलीय दाब को जो बैरोमीटर में मापते हैं, बैरोमीटर के आविष्कारक का नाम पूछता है। बैरोमीटर के आविष्कारक है ई टॉर्सेली। कौन है? ई टॉर्सेली। बैरोमीटर के आविष्कारक ई टॉर्सेली है। और आप लोग को उसमें पता ही होगा कि बैरोमीटर में जो पाठ्यांक ऊपर जाता है नीचे होता है, क्या होता है? इस पे हम लोग को बता देते हैं। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी उसका जो रीडिंग होता है, जब अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान, अचानक से नहीं देखते हैं कि जब मौसम में, यार आप लोग रहते होंगे, जब अचानक मौसम खराब होता है, एकदम आंधी तूफान आता है, आदमी हड़बड़ करने लगता है। इसका मतलब अचानक शब्द का यूज करें तो मारेंगे आंधी तूफान। क्या मारेंगे? आंधी तूफान। लेकिन बारिश आता है तो बारिश में आदमी थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेता है, लेकिन आंधी तूफान आएगा तो घर द्वार उड़ा देता है। तो इसका मतलब है कि अचानक वाला घटना वहां घटित हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने पर क्या होता है? आंधी तूफान आता है। क्या आता है? आंधी तूफान। वहीं बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे बनेगा, यानी धीरे धीरे मौसम बनाएगा, पूरा बादल वगैरह एकदम माहौल बनाता है, तब जो है कि वर्षा कराता है, तब वर्षा। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसे जो है कि जो आता है वह वर्षा आता है। क्या आता है? वर्षा। वहीं जब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो मौसम साफ, मौसम साफ। यानी हम कह सकते हैं कि जब आंधी आए या वर्षा आए तो नीचे गिरता है कोई भी चीज। क्या गिरता है? नीचे। यानी अचानक गिरेगा आंधी मारेंगे, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा मारेंगे, और वहीं जब नीचे गिरने से बाद जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ, मौसम साफ। कहानी खत्म। अगला आप लोग बताइएगा, एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में करते हैं? हवा की गति। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति, वहीं बादलों की दिशा नेफोस्कोप। बादलों की दिशा नेफोस्कोप। बादल नहीं कहते हैं कि बादल पहले पश्चिम में था पूर्व में जा रहा है, तो उसको जो मापते हैं उसको नेफोस्कोप में दर्शाते हैं। किसमें? नेफोस्कोप में दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, किसी वस्तु का संवेग दो राशि पर निर्भर करता है। किस किस पर? तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का जो संवेग जो निर्भर करता है, संवेग जो निर्भर करता है वह दो राशि पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, एक सूत्र आप लोग को बता देते हैं, संवेग निकालने के लिए सूत्र होता है P बराबर mv। क्या होता है? P बराबर mv। m मतलब मास, m मतलब मास यानी द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान। v मतलब वेग, v मतलब वेग, v मतलब वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी, उसी का हिंदी नाम है वेग। तो इसका मतलब जो हम जो संवेग निकाल रहे हैं, P का जो मान निकाल रहे हैं वो कितना राशि से? दो। पहला किससे?
द्रव्यमान से यानी मास से, और उसके बाद वेलोसिटी यानी वेग से, यानी द्रव्यमान गुना वेग बराबर संवेग। द्रव्यमान गुना वेग बराबर संवेग। और दोनों का जो ये संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। क्योंकि द्रव्यमान को केजी मापे, गुना मार दिए, उसके बाद ये वेग है तो उसके लिए मीटर प्रति सेकंड आ गया, तो एक बार बोल देंगे केजी मीटर प्रति सेकंड। सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब अधिक होता है कि कम होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। वायु दाब कम होने के कारण वहां पर जो है कि आपका खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन आप बताइए, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले की दोलन आवृत्ति क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? आवृत्ति। देखिएगा, हम आवृत्ति पूछे, आवर्तकाल नहीं पूछे हैं, लेकिन गलत आप लोग बोल दिए। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूलन की आवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर बढ़ जाती है, घट जाती है, कंफ्यूजन लगा रहेगा। लेकिन अगर हम अभी जो 2 मिनट बोलेंगे आपके पास, अगर आप इसको आसानी से समझिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो समझिएगा, एक हम सूत्र बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो एक सूत्र होता है आपका आवर्तकाल में, आवृत्ति में, या फिर तरंग की चाल निकालने में, तो एक सूत्र होता है T बराबर रूट अंडर L बाई जी। T बराबर रूट अंडर L बाई जी, यानी हम कह सकते हैं कि T का मतलब होता है टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल। ये होता है बराबर रूट अंडर L बाई जी के। L का मतलब हो गया लंबाई, L का मतलब हो गया लंबाई, G का मतलब है ग्रेविटेशन यानी कि आपका त्वरण। क्या होता है? ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वजनित छोटी जी का मान, छोटी जी का मान गुरुत्वजनित त्वरण से छोटी जी करते हैं, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझिएगा, यानी कि आप यहां समझिएगा, हम लिखे हैं सूत्र T बराबर रूट अंडर L बाई जी, यानी वो जो L है वो T के बराबर है, वो जो L है ऊपर वाला वो T के बराबर है, और विपरीत किसका है? G का। विपरीत किसका है? G का। यानी यहां पर हम आवृत्ति की चर्चा अभी नहीं किए हैं, तो समझिएगा, यानी कि L का मान जब हम बढ़ाएंगे, L का जब मान बढ़ाएंगे, जैसे आप लोग झूला झूलते होंगे, आप लोग झूला झूलते होंगे ये पेड़ पौधों में या कहीं पर, जैसे पार्क वगैरह जाइएगा तो वहां भी झूला लगा हुआ रहता है। तो मान लीजिए झूला जब वहां पर आप बैठते होंगे, बैठ के अगर झूल रहे हैं मस्ती से, तो आपका एक जो है कि एक समान गति से चलता है। लेकिन वहीं पर जब आप खड़ा हो जाएगा, पैर रख के उस पर जब खड़ा हो जाएगा, तो देखते हैं कि झूला एकदम जल्दी 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 झूलने लगता है। झूलता है नहीं झूलता है? जल्दी जल्दी झूलता है कि थोड़ा सा स्लो झूलता है? पहले ही बताइए। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे। चलिए, ये बात भी है। एक चीज और आप लोग को बताते हैं, सुनिए, पहले सुनिए, बता रहे हैं। यानी हम सूत्र के माध्यम से ले जाएंगे, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। यानी T बराबर होता है रूट अंडर L बाई जी, यानी कि ये जो आपका लंबाई हो गया, लंबाई के मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो सीधा उतना मत पढ़िए, आप लोग को वो चीज भी समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। यानी T बराबर होता है रूट अंडर L बाई जी, यानी लंबाई का मान को बढ़ाएंगे तो ये टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। अगर G के मान को नीचे वाला अगर हम घटाएंगे तो टाइम पीरियड का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम लंबाई को बढ़ा दे, आप इतनी को बैठे हुए थे तो इतना वो हाइट था ना, इतना हाइट, वहीं आप जब खड़ा हो गए तो लोलक की लंबाई को आप बढ़ा दिए, बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? जब लंबाई बढ़ाए तो आवर्तकाल का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। आवर्तकाल का मान भी क्या होगा? समझ में आया कुछ की ना आया? यानी कुछ भी रहे आपके पास, अगर वो सूत्र रहेगा या थ्योरी रहेगा माइंड में, आराम से बना सकते हैं। यानी आप बैठे हुए हैं तो आपका जो चाल चल रहा है तो उस चाल में बढ़ जाएगा आपका जो है कि ये क्या कहते हैं, जब लंबाई बढ़ाइएगा तो आपको समय भी ज्यादा लगने लगेगा, समय भी ज्यादा, क्योंकि सूत्र होता है T बराबर रूट अंडर L बाई जी। और वहीं अगर G का मान को कम करेंगे तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा, आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। लेकिन हम जो आपको ऑरिजिनल क्वेश्चन पूछे थे इसका जवाब अभी तक नहीं आया, अब आपको वो चीज समझाते हैं। तो देखिएगा, एक और सूत्र होता है n बराबर 1 बाई टी। n बराबर 1 बाई टी, यानी आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे का विपरीत होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे का विपरीत, यानी n मतलब हो गया आवृत्ति और 1 बाई टी मतलब हो गया, t मतलब आवर्तकाल बताए हैं।
यानी कि आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल का मान घटेगा, आवर्तकाल का मान घटेगा। और अभी जो हम खड़ा करके बता रहे थे कि झूला पे, तो उसमें आवर्तकाल का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, आवर्तकाल का मान बढ़ रहा था। जब आवर्तकाल का मान बढ़ रहा था तो क्वेश्चन वही रहेगा, जब आवर्तकाल का मान बढ़ रहा था तो आवृत्ति का मान क्या होगा, घटेगा, आवृत्ति का मान घटेगा। इसीलिए मेरा क्वेश्चन था कि जब झूला पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के झूलन की आवृत्ति क्या होती है, तो झूलन की आवृत्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ डाउट है, यहाँ आवर्तकाल लिखना चाहिए था, ये आवृत्ति लिखा है, यहाँ आवर्तकाल होगा, ये गलत लिखा है इस पीडी में। तो याद रखिएगा कि जब लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा, आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सूत्र होता है T बराबर रूट अंडर L बाय G। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सबसे अधिक संवेग वाला कण कौन सा होता है, अल्फा कण। कौन सा होता है, अल्फा कण। सबसे अधिक संवेग वाला कण होता है अल्फा कण। कौन सा होता है, अल्फा कण। और आप लोग को बता दें कि रेडियो शब्द तत्व से कितना किरण निकलता है, 3 किरण। कितना किरण, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। और अल्फा बीटा गामा जो होता है यह रेडियो शब्द पदार्थ से निकलता है। और रेडियो शब्द तत्व की खोज किया था हेनरी बेक्यूरेल। किसने किया था, हेनरी बेक्यूरेल। और इसमें 3 प्रकार की जो किरण निकलती है वो नाभिक से निकलती है। कहां से निकलती है, नाभिक से। और नाभिक से जो निकलती है उसमें अल्फा पर पॉजिटिव होता है, बीटा पर नेगेटिव होता है, और गामा गम में उदासीन, गामा गम में उदासीन। समझ में आया। उसके बाद याद रखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भिन्न भिन्न नियत ताप पर गैसों के आयतन का दाब आचरण को दर्शाने वाली आरेखित वक्र क्या कहलाती है। तो आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट में बता दे कि जितना जितना ताप होता है यानी तापमान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोथर्म। क्या कहते हैं, आइसोथर्म। समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म। वहीं पर हम लोग जानते हैं कि समान धूप के वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल। क्या कहते हैं, आइसोहेल। और समान दाब वाले रेखा को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं, आइसोबार। और याद रखिएगा कि समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा कहते हैं कि समान गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग कंटूर रेखा। क्या कहते हैं, कंटूर रेखा। क्या कहते हैं, कंटूर रेखा। और समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबात। क्या कहते हैं, आइसोबात। समान वर्षा वाले समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा कहते हैं आइसोहाइट। क्या कहते हैं, आइसोहाइट। समान वर्षा, आइसोहाइट। समान वर्षा, आइसोहाइट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग को बता दिया, उसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बर्फ का आयतन जल के आयतन से क्या होता है, अधिक। क्या होता है, अधिक। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आंखें कार्य करती है किस लेंस की भांति, उत्तल लेंस। किस लेंस की भांति, उत्तल लेंस। याद रखिएगा, मानव के नेत्र में जो लगा रहता है वो उत्तल लेंस लगा रहता है। और उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और उल्टा। याद रखिएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लेजर किरणों के द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं, होलोग्राफी। क्या कहते हैं, होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र यानी 3D चित्र जो लेते हैं वो होलोग्राफी से लेते हैं। किससे लेते हैं, होलोग्राफी से। अगला क्वेश्चन, आंख के धूप के चश्मे का निर्माण किया गया था किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर, रमन प्रभाव पर। किस पर, रमन प्रभाव पर। और आप लोग को पता है कि रमन प्रभाव जो था उसका खोज सीवी रमन ने किया था 1928 में। और याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा, नौ संचालक के द्वारा। किसके द्वारा, नौ संचालक। यानी कि पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, सोनार का। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म होता है सोनार का। और याद रखिएगा, रडार उसी तरह से होता है रडार। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गया रडार का। और सोनार का हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखेगा। और लेजर का होता है, लेजर किरण होता है, लेजर किरण। लेजर किरण का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड
लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि लेजर में एस का अर्थ क्या होता है, लेजर में ई का अर्थ क्या होता है, लेजर में एल का अर्थ क्या होता है। आप लोग आसानी से बनाइएगा, आप लोग 2 बार 3 बार सुनिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तीनों पूछता है, रडार का, सोनार का, लेजर का, ये सब पूछता है क्वेश्चन ओरिजिनल में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, सीटी स्कैन जो होता है, डॉक्टर के पास जाएगा, बोलता है सीटी स्कैन करा के लाइए, तो बताइए सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा सीटी स्कैन का फुल होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी का आविष्कार जो किया था वो क्या था, ग्रॉटफे हॉस्फील्ड ने 1972 में, हॉस्फील्ड ने 1972 में। आप लोग जानते होंगे इसका आविष्कारक, आप लोग को याद करवा देते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं सीटी स्कैन, सीटी स्कैन डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं करवाने, वो लिखता है कि भाई रिपोर्ट में कि करवाना पड़ेगा, तब हम लोग करवाने जाते हैं। तो सीटी स्कैन जो करवाने जाते हैं वहां पर बहुत सारा लंबा भीड़ हुआ रहता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं हाउसफुल रहता है। क्या रहता है, हाउसफुल। आप लोग जाते होंगे कहीं भी सिनेमा देखने के लिए, बोलते हैं अभी हाउसफुल चल रहा है, अभी जो है कि यहाँ पर टिकट नहीं मिल पा रहा है। अर्थात उसी तरह सीटी स्कैन भी करने जाते हैं तो क्या रहता है, हाउसफुल। यानी याद रखिएगा जब ऑप्शन में जब मिलेगा ना तो आपका माइंड अपने आप काम कर जाएगा, सीटी स्कैन, अच्छा हाउसफुल पढ़े थे कभी ना कभी, तो याद रखिएगा सीटी स्कैन का खोज हाउसफुल ने किया। किसने किया है, हाउसफुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसमें क्या होता है, संचार में। किसमें क्या होता है, संचार में। जैसे कि किसी मैसेज को जब दूसरे जगह भेजते हैं तो उसे हम लोग संचार के माध्यम से भेजते हैं। जैसे संचार यानी जैसे आप लोग के पास मोबाइल होगा, आप लोग सिम चलाते होंगे VI का, ये वोडा का या फिर आपका जियो का, तो इस पे जो कमांड रखती है एक संस्था ये है भारत में जिसका नाम है BSNL। क्या नाम है, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम। यानी भारत के अंदर में जो संचार करते हैं मोबाइल के रूप में, किसी वस्तु को टेक्स्ट करते हैं या किसी मैसेज को हम दूसरे जगह भेजते हैं तो वो संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार। यानी एक जगह से दूसरे जगह जब भेजते हैं उसे संचार करते हैं। और संचार यानी कि विभिन्न प्रकार के जो टेलीकॉम सेक्टर है इस पे कंट्रोल करने का जो काम करती है वो करती है आपका जो है कि ये BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके अंदर में काम करती है। और इसी तरह का एक और संस्था है MTNL जो कि बड़े बड़े नगर में काम करती है, जिसका नाम होता है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, MTNL। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संचार जो होता है, संचार जो होता है उसी में प्रयोग क्या होता है, प्रकाश तंतु का। किसका प्रयोग, जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। और याद रखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु का खोज जो किया है वो भारत के ही व्यक्ति ने किया है। बहुत फेमस क्वेश्चन, क्योंकि इनका निधन हाल ही में 2020-21 में हो गया था कोविड के दौरान, जिसका नाम था नरेंद्र कपानी। क्या नाम था, नरेंद्र कपानी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। तो याद रखिएगा नरेंद्र कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया गया था, जो प्रकाश तंतु के नाम से भी जानते हैं। और प्रकाश तंतु जो कि यूज करते हैं हम लोग संचार में, किसमें यूज करते हैं, जो कि बड़े बड़े छत वगैरह पे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण। दांत का हो, कान का हो, नाक का हो, अर्थात डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल। और याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष 4 प्रकार का रोग होता है आंख में, 4 प्रकार का रोग होता है आंख में। तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। एक और बीमारी होता है जरा दूरदर्शिता। कौन सा होता है, जरा दूरदर्शिता। और जरा दूरदर्शिता को जो दूर करने के लिए होता है वह होता है बेलनाकार लेंस, सॉरी रुक जाइए, नील देव जबा, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। याद रखिएगा बाइफोकल लेंस, यानी कि जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस। और लास्ट में होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता बीमारी को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस। याद रखिएगा फिर से, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस, उसके बाद होता है जरा दूरदर्शिता, इसे दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस, और जो है कि अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस। और आंख का जो डॉक्टर कहलाता है वो कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और आंख का जो जांच करते हैं वो EOG में करते हैं। किसको कहते हैं, EOG में। आप लोग को फिर रिकॉल करा देते हैं, EOG ECG, EEG मस्तिष्क, EMG मांस, EMG मांस। ठीक, अगला
और मास का अध्ययन मायोलॉजी, मास का अध्ययन मायोलॉजी। मायोलॉजी यानी एम एम यानी एम बीच वाला यानी एम यानी मास, मास यानी मायोलॉजी, मास यानी मायोलॉजी। और मानव शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या 639 और पसलियों की कुल संख्या 24, पसलियों की कुल संख्या 24, पसली यानी 12 जोड़ी यानी 24। अगला, और मछली जो खाना चाहिए कितना 20, क्योंकि मछली में गुणसूत्र की ये मछली में हृदय की संख्या 2, मछली में हृदय संख्या 2 और मेढक में 3, क्योंकि मेढक का जो आकार होता है समोसा के तरह और समोसा में 3 गो कोना होता है, समोसा में 3 गो कोना और समोसा में जब 3 गो कोना होता है अर्थात मेढक में कितना गुणसूत्र, सॉरी कितना हृदय 3, कितना हृदय 3। अब मानव में 4, मानव में 4, मानव में 4। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइए, केंद्रक से संबंधित संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? केंद्रक। आप लोग को पता होगा हमारे शरीर में सबसे मुख्य भाग होता है केंद्रक। केंद्रक जो होता है जिसका खोज जो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जिसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और याद रखिएगा केंद्रक का अध्ययन होता है कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पौधे का नर जनन क्या कहलाता है? पुमंग। पौधे का नर जनन पुमंग और मादा जनन कहलाता है जयन। क्या कहलाता है? मादा जयन, मादा जयन, मादा जयन, नर पुमंग, नर पुमंग। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना एंगस्ट्रॉम से कितना एंगस्ट्रॉम के बीच? याद रखिएगा 3900 से 7800, 3900 से 7800। कोई बुक 7600 तक लिखता है, लेकिन आप लोग को याद रखना पड़ेगा 3900 से डबल, 39 का डबल कितना होता है? 78। तो यानी 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो है तरंगदैर्घ्य रहता है। और तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया है। किसने किया है? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने। और राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन ने। राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन, यानी रो से राइबोसोम, रो से रॉबिन्सन, रो से राइबोसोम, रो से रॉबिन्सन। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया है अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो है कि शक्तिगृह कहते हैं, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ये आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। और लाइसोसोम का खोज डी डुबे, लाइसोसोम का खोज डी डुबे। ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कोशिका का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665, 1665, 1665। और 1665 में कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। और याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो किया था वो माइक्रोग्राफिया नाम के पुस्तक में, माइक्रोग्राफिया नाम के पुस्तक का रचना किया था रॉबर्ट हुक ने। और उसी में पहली बार उन्होंने कोशिका शब्द को रखा था 1665 में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने कहा है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधारशिला है? यह कहा है आपका हेक्सले ने। किसने कहा है? हेक्सले ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कहा है आपका किसने? हेक्सले ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को सबसे पहले समझाया या जीव द्रव्य का नामकरण किया? पुरकिंजे ने। किसने किया? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना है कि गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण किसने किया? बाल्डेयर ने। कल भी क्वेश्चन पूछे थे कि जीन का खोज जोहानसन ने, जीन का खोज जोहानसन ने। और गुणसूत्र का नामकरण बाल्डेयर ने, गुणसूत्र का नामकरण बाल्डेयर ने। और याद रखिएगा मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, यानी 23 जोड़ी यानी 46। मानव में गुणसूत्र 46। अच्छा, घोड़ों में गुणसूत्र 64, क्योंकि घोड़ा चना चबाता है 64, घोड़ा चना चबाता है 64, घोड़ा चना चबाता है 64। और कुत्तों में 78, कुत्तों में 78, कुत्तों में 78। कबूतर में 80, कबूतर में 80, क्योंकि कबूतर 80 रुपए जोड़ा मिल रहा है, 80 रुपए में एक पीस मिलता है। कबूतर जो होता है 80 रुपए में एक पीस मिलता है, तो कबूतर में 80, घोड़ों में हो गया 64 और 78 हो गया कुत्तों में। और याद रखिएगा कि मनुष्य में 46, मनुष्य में 46, तंबाकू में 48, तंबाकू में 48, तंबाकू में 48, याद रखिएगा। और बंदर में 42, बंदर में 42, यानी 21 जोड़ी होता है उसमें। बंदर में 42, बौसे बंदर बौसे 42, बौसे बंदर बौसे 42। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा,
मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। अब बता देते हैं आपको संयोजकता जो होता है वो आपका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षों में, उसी को संयोजकता करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब परमाणु संख्या मैग्नीशियम का देखते हैं तो 12 होता है। मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना होता है? 12 को जब तोड़ते हैं तो 2 8 2 में किसमें तोड़ते हैं? 2 8 2। अब बाहर में कितना है? 2। यानी हो गया कि मैग्नीशियम का परमाणु ये संयोजकता कितना हो गया? 2। मैग्नीशियम का कितना हो गया? 2। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। और जिस तत्व के अंत में मो लगा रहता है वह आपका रहता है कौन सा चुंबक पदार्थ? तो अनुचुंबक। कौन सा? अनुचुंबक। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो हो गया ये सब कैसा तत्व? अनुचुंबकीय। अगला क्वेश्चन बता, टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। किसके कारण? लाइकोपीन। और टमाटर से संबंधित लाल क्रांति काम करती है। कौन सी क्रांति? और मांस से संबंधित भी लाल क्रांति, मांस उत्पादन से भी लाल क्रांति। और गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू। और आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और आलू जो होता है वह सोलेनेसी कुल का पौधा है। आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। आलू किस कुल का? सोलेनेसी। और भिंडी मालवेसी। भिंडी मालवेसी। भिंडी मालवेसी। ठीक है। और जितना भी अनाज आता है सब होता है ग्रेमिनेसी में। किसमें आता है? ग्रेमिनेसी में। और लो से लहसुन, ये पोस से प्याज, और लहसुन जो होता है यह लिलिएसी में। किसमें होता है? लिलिएसी। यानी लो से लहसुन पकड़ लेंगे और लहसुन के तरह ही प्याज होता है। दोनों एक ही सेंस तरह का। लहसुन प्याज नहीं, लहसुन प्याज खरीदने जा रहे हैं। यानी कि लहसुन लो से लिलिएसी लगा देना है। क्या लगा देना है? लिलिएसी। प्याज भी पूछेगा तो लहसुन तो है ये लिलिएसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प। अब देखिए यहाँ पर पत्ती होता है, एक पुष्प होता है। आप लोग को कल भी बताए थे कि पत्ती जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण को प्रतिपादित करता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के दृष्टिकोण से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पत्ती। अब वही पूछेंगे जीवन चक्र के दृष्टिकोण से, तो जीवन चक्र के दृष्टिकोण से पुष्प, क्योंकि जीवन चक्र का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी उसे जारी रखना उस पौधा को। और जीवन चक्र जो जारी रखने के लिए वो फूल आता है सबसे आगे, ये पुष्प आता है। फूल को ही क्या कहते हैं? पुष्प। क्योंकि पुष्प में ही परागन होता है या फिर पुष्प में ही प्रजनन होता है। क्या होता है? प्रजनन। और पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। और पुष्प में ही बीज होता है। क्या होता है? बीज। और बीज का अध्ययन पोमोलॉजी। बीज का अध्ययन पोमोलॉजी। सॉरी फल का अध्ययन पोमोलॉजी। फल का अध्ययन। और बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जीवाणुओं का खोज किसने किया है? जीवाणु का खोज किसने किया? जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक। याद रखिएगा, एक होता है जीवाणु, एक होता है विषाणु। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने, जीवाणु का खोज 1683 में ल्यूवेनहॉक ने, और विषाणु का खोज 1892 में इवानोविस्की ने। 1892 में इवानोविस्की ने। और इवानोविस्की का संबंध रूस से था। इवानोविस्की का संबंध रूस से था। और वहीं पर आपका जो ये जीवाणु का खोज करता है आपके ल्यूवेनहॉक, इसका संबंध हॉलैंड से था। कौन से था? हॉलैंड से। हॉलैंड जिसको हम नीदरलैंड कहते हैं, जिसको हम नीदरलैंड, हाँ, जो कि सब क्रिकेट में भी शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। 5 क्वेश्चन और बताइएगा साइंस का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, चट्टान पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? लिथोफाइट। चट्टान पर लिथोफाइट। चट्टान पर लिथोफाइट। अब गोबर पर कोप्रोफिलस। गोबर पर कोप्रोफिलस। गोबर पर कोप्रोफिलस। और याद रखिएगा कि गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन। कौन सी गैस? मीथेन। गोबर गैस प्लांट के खोज जो किया था वो सीवी देसाई ने किया था, और उसे मीथेन गैस निकलती है जिसे मार्स गैस के रूप में भी जानते हैं, जिसका सूत्र CH4 होता है। CH4 जो कि गाय के मुंह से भी निकलता है, जो कि धान के खेत से निकलता है, जो कि दलदली क्षेत्र से भी निकलता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। काली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। और वहीं पर अभी आपसे हम पूछे थे चट्टान पर उगने वाले शैवाल को, तो उसका आंसर लिथोफाइट। उसका आंसर लिथोफाइट। साइंस का लास्ट सवाल बताइएगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, एल्फा एल्फा नाम से जो वनस्पति होता है वह एक क्या है? तो एल्फा एल्फा नाम का जो है वह एक प्रकार का घास है। वह एक प्रकार का क्या है? घास है। वह एक प्रकार का क्या है? घास है। एक सवाल और बताइए, एक सवाल आप लोग और बताइएगा कि डीएनए की इकाई क्या है? कल बताए थे डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड। और प्रकाश संश्लेषण का बताते थे क्वांटोसोम। क्या बताते थे? क्वांटोसोम। और आज जो है कि आप लोग साइंस में लास्ट सवाल आप लोग कमेंट में बताइएगा। जितने भी आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग साइंस का है, इसमें से आप लोग बताइएगा कल कमेंट में। आप लोग के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन यही है, बताइएगा क्वेश्चन थोड़ा सा देना पड़ेगा लेवल में, क्योंकि आप लोग जो है ना ग्रुपिंग करते करते जो है ना बहुत ज्यादा जान रहे हैं, इसीलिए आप लोग बताइएगा। हाँ, आप लोग बताइएगा, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का जो बीमारी होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? छोटे बच्चों में ऐंठन या मरोड़ की बीमारी या हड्डी संबंधी जो बीमारी होती है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो आइए आज साइंस यहीं तक समाप्त करते हैं। अब आप लोग को जीके का सेशन शुरू होगा। ठीक है।